सुप्रभात बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी कुशल से होंगे, स्व स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा की 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। बच्चों, आप कई जगह घूमने जाते हैं, परिभ्रमण में जाते हैं, तो आप कुछ ऐसे जगह पर गए होंगे जो ऐतिहासिक होगा, जो सांस्कृतिक होगा। तो ऐसे किन स्थलों पर आप गए हैं जो ऐतिहासिक स्थल के रूप में चर्चित है, इतिहास से जुड़ी हुई वह जगह है? कुछ का नाम बताइए। बोध गया, बिल्कुल। राजगीर, हाँ। नालंदा, बिल्कुल, नालंदा गए होंगे, राजगीर गए होंगे। अच्छा, नालंदा क्यों प्रसिद्ध है? तो नालंदा इसलिए प्रसिद्ध है कि पहले नालंदा में एक विश्वविद्यालय था। वह बौद्ध विहार था। वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। वहां पर लोग रहते थे, विदेश से भी लोग आते थे। चीन का भी यात्री वहां आया था, वेन सांग, जो नालंदा विश्वविद्यालय में आकर पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। तो इतना वह उच्च स्तर का शिक्षा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा ही बिहार में एक और शिक्षा केंद्र है जो प्राचीन है। नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा ही उसका यश है, उसकी कीर्ति है। वह भी उतना ही विद्या अध्ययन के लिए विद्या केंद्र के रूप में ख्याति लब्ध था, प्रसिद्ध था। तो बता सकते हैं वह कौन था? तो वह था बच्चों, एक प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसका नाम था विक्रमशिला। क्या नाम है? विक्रमशिला। तो बिहार में दो प्राचीन ऐतिहासिक और शैक्षिक केंद्र रहे हैं। एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी काफी चर्चित था। वहां अनेक प्रकार के विद्याएं दी जाती थीं, शिक्षा ग्रहण करते थे वहां विद्यार्थी रहकर। तो वह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बच्चों, वह बिहार में है और वह भागलपुर के कहलगांव में वह विश्वविद्यालय अभी भी उसका अवशेष अवस्थित है। तो आज का जो पाठ है बच्चों, वह उसी विश्वविद्यालय के विशेषताओं के बारे में, उस विश्वविद्यालय के परिचय के बारे में है, जो विश्वविद्यालय अवस्थित है उसके बारे में है। यह जो विश्वविद्यालय है बच्चों, ये देखिए, विश्वविद्यालय का यह चित्र है। ये देखिए, ये जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चित्र है। आप देख रहे होंगे, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। तो यह जो विश्वविद्यालय है बच्चों, यह प्राचीन विश्वविद्यालय था जो नालंदा विश्वविद्यालय के जैसा ही महान शिक्षा केंद्र था। बहुत ही उत्कृष्ट यह विश्वविद्यालय था।
तो यहाँ के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, और यह जो है आलेख है, आपके पाठ्य पुस्तक में है, 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में आलेख है जो इस प्रकार है। मैं विक्रमशिला हूं, मुझे भारत की स्मृति कवच बाना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह विक्रमशिला यहां पर खुद से अपनी बात, अपनी गाथा, अपनी विशेषता, अपना परिचय दे रही है। क्या कहती है, क्या कहता है विक्रम? मैं विक्रमशिला हूं, मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं एक विश्वविद्यालय के रूप में हूं, इसलिए मैं भारत की अस्मिता, भारत की शान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत का अभेद्य कवच हूं, मजबूत रक्षक हूं। मुझसे ही भारत की अस्मिता सुरक्षित हुई है, क्योंकि मैंने ही यहाँ की भारतीय संस्कृति को, भारतीय विद्याओं को उच्च स्तर पर पहुंचाने का, प्रसारित करने का, लोगों के बीच लाने का कार्य किया है। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। विक्रमशिला कहता है कि मेरा जो अतीत था, मेरा जो भूतकाल था, वह आज का जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है उससे कहीं उन्नत था, उससे कहीं उच्चतम स्तर का था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस विश्वविद्यालय से पढ़कर आर्यभट्ट निकले, अतीश दीपंकर निकले, ऐसे ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे ऐसे महान विशेषज्ञ यहां से पढ़ करके निकले। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट जो था वो विश्व प्रसिद्ध रहे। भारत के प्राचीन जो गणितज्ञ हैं उसमें आर्यभट्ट का नाम जाना जाता है। तो आर्यभट्ट जो थे कहां पढ़े? यहीं विक्रम विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़े थे। और अतीश दीपंकर, इससे एक और व्यक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, पढ़कर निकले, उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और वहां वह लामा संप्रदाय की शुरुआत की। तो इस तरह से यह जो विश्वविद्यालय है बच्चों, यहां से पढ़कर कई श्रेष्ठ व्यक्ति निकले और अपने ज्ञान और विज्ञान से सारे जगत को प्रकाशित किया, सारे जगत को ज्ञान और विज्ञान प्रदान किया। यह इतना उच्च कोटि का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। यह कहां स्थित है? तो यह आधुनिक भागलपुर जिला, जो प्राचीन अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय है, के कहलगांव थाना क्षेत्र, पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। यह जो विश्वविद्यालय है था बच्चों, यह 8वीं शताब्दी में इसका स्थापना किसने किया? पाल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, उसका विकास अपने कार्यकाल में किया। यह कहां स्थित था? तो यह भागलपुर जिला के कहलगांव थाना के क्षेत्र में, पत्थरघट्टा पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में गांव है अंतिचक। अंतिचक में ही यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है, जिसकी स्थापना, जिसका विकास पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में किया। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। चूंकि इस विश्वविद्यालय में
काफी विद्वान लोग, काफी प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसलिए यहाँ की मेधा, यहाँ की बुद्धि, यहाँ की विद्या की ख्याति फैलने लगी और यह एक बौद्धिक शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना लिया। आसपास के जे देश दुनिया के जो लोग थे वह इसके बारे में जाने कि नहीं, बिहार में भी एक विक्रमशिला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्वानों के द्वारा, जहां प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाए जाते हैं। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। इसका नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा? तो विक्रमशिला इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ के जो आचार्य थे, यहाँ के जो विद्यार्थी थे, आचार्य और विद्यार्थी का जो आचरण होता था वो काफी शीलवान होता था, साहसपूर्ण होता था। विक्रम मतलब साहस, शौर्य। तो विक्रम मतलब यहाँ जो था, यहाँ के जो विद्यार्थी होते थे, यहाँ के जो आचार्य होते थे, वह अपने व्यवहार में साहसी होते थे, इसलिए इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। एक और है, किंवदंती है, माने जनश्रुति है, लोग बताते हैं इस जगह के बारे में कि यहाँ एक विक्रम नामक यक्ष था। यक्ष एक योनि है जो देवताओं जैसी योनि है। तो यक्ष एक था जिसका नाम था विक्रम। तो उस विक्रम का यहाँ स्थल था। तो उस विक्रम यक्ष को यहाँ से हटाकर, दमित करके यहाँ पर एक विहार बनाया गया, एक मनोरम स्थल बनाया गया, इसलिए इसका नाम विक्रम यक्ष के नाम पर विक्रमशिला रखा गया। तो एक यह है, और दूसरा है कि यह अपने बुद्धि में, बौद्धिक स्तर पर बहुत विख्यात था। यहाँ के आचार्य साहस रखते थे, उनका आचरण साहसिक था, इसलिए इसका नाम विक्रमशिला पड़ा। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे। विक्रमशिला के प्रांगण में 6 महाविद्यालय थे, जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त हो किए गए थे। इसके परिसर में 6 महाविद्यालय था और हर में महाविद्यालय में एक द्वार पंडित होते थे, मतलब द्वार पर ही आचार्य पंडित रहते थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने की इच्छा से आते थे, उन्हें साक्षात्कार से, उन्हें मौखिक प्रश्न से सामना करना पड़ता था। तो हम मौखिक प्रश्न कौन पूछता था? तो इस विश्वविद्यालय के जो थे द्वार पंडित, इसके गेट पर जो लोग रहते थे, इसके गेट पर जो लोग, द्वार पर जो रक्षक थे, वह भी पंडित होते थे, ज्ञानी होते थे, आचार्य होते थे। तो जो विद्यार्थी यहां आते थे पढ़ने, प्रवेश लेने, तो उन्हें द्वार पर जो आचार्य होते थे, द्वार पर जो पंडित होते थे, उनके प्रश्न का सामना उन्हें करना पड़ता था। और जब वह द्वार पंडित प्रश्न से जांच लेता था कि नहीं, यह विद्यार्थी प्रतिभावान है, उनके प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी देते थे, तभी उनका प्रवेश इस महाविद्यालय में होता था। तो 6 महाविद्यालय थे और 6 में किसी में प्रवेश तभी हो सकता था जब वहां के द्वार पंडितों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था, उत्तर संतोषजनक दिया जाता था, तभी उस विद्यार्थी का प्रवेश, नामांकन उस महाविद्यालय में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में होता था। द्वार पंडित जो होते थे वो ज्ञान के विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य
और व्याकरण में पारंगत थे। ये सब दर्शन है, भारतीय विद्या के अंग हैं, यह शिक्षा अंग है। यह शिक्षा के जो अंग थे, विद्या के जो प्रकार थे, तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण, इसमें द्वार पंडित पारंगत होते थे, विद्वान होते थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा गया है। यहाँ के पहले आचार्य जो थे, कुलपति थे, वह थे हरिभद्र, और यह हरिभद्र थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के ही शिष्य थे। और नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य थे जो बहुत ही प्रख्यात रहे, उनका नाम था शांति रक्षित। और शांति रक्षित आचार्य का ही शिष्य हरिभद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रथम आचार्य कुलपति बना। हरिभद्र को शांति भद्र भी कहा जाता था क्योंकि वह शांति रक्षित का शिष्य था। आगे विक्रमशिला बताता है अपने बारे में कि मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। तंत्र विद्या हो, तर्क विद्या हो, उसका दर्शन हो, बौद्ध दर्शन, उससे संबंधित ग्रंथ यहाँ विशाल मात्रा में थे। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। यहाँ जो पांडुलिपि तैयार की जाती थी पुस्तक की, वह आचार्य और शोधार्थी दोनों पांडुलिपि पुस्तक की तैयार करते थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्र का प्रज्ञापारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहरों में शामिल है। गोपाल द्वितीय के शासन काल में इस विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की पांडुलिपि तैयार की गई थी। उस ग्रंथ का नाम था अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता। और यह जो ग्रंथ है बच्चों, आज भारत में नहीं है, यह ब्रिटेन में लंदन में के संग्रहालय में सुरक्षित है। दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। यहाँ पर के जो विद्यार्थी थे, जो आचार्य थे, उनमें दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा में पारंगत थे। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यहाँ के जो आचार्य थे, यहाँ के जो शिष्य थे, वह 10 पारमिताओं में पारंगत थे। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान, इस सब में पारंगत थे वो। यहाँ मनुष्य को पूर्ण मानव बनाने की प्रक्रिया होती थी। यहाँ जो शिष्य पढ़कर निकलते थे वह पूर्ण महामानव के रूप में निकलते थे, क्योंकि वह सभी विद्याओं में कुशल होते थे, सभी विद्याओं के पारंगत होते थे। 10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। यह जो विश्वविद्यालय था 10वीं 11वीं शताब्दी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र था। यह सम्यक ज्ञान दान परंपरा में तुलना में कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थियों को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। इसमें वैसे ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया जाता था जो पूरे कोर्स के लिए,
पूरे सत्र के लिए नियमित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। मतलब कि पूरी विद्या, उनका जो अध्ययन काल था, पूरा अध्ययन काल पूर्ण करने के बाद ही उन्हें यहां से जाना होता था। तो ऐसे ही विद्यार्थियों को यहां प्रवेश मिलता था जो पूर्ण काल तक अध्ययन कर सके। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे ताकि वे मेरे उच्च आदर्शों पर खरा उतर सके। जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेता था उसे पहले बौद्ध भिक्षु के रूप में कुछ दिन रहना पड़ता था। वह भिक्षु वर्ग रहता था, मतलब वह भिक्षाटन करता था और भिक्षा में जो प्राप्त हो जाए वह विश्वविद्यालय में लाता था। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो आचार्य होते थे उसे अपना पुत्र मानकर बौद्ध सिद्धांतों की चर्चा उसके साथ करते थे और बौद्ध सिद्धांत की जानकारी देते थे और उन्हें उसके व्यवहार को, उसके जीवन शैली को बौद्ध धर्म के जैसा, बौद्धों के जैसा उच्च आदर्श से युक्त बनाते थे। उनमें दया, करुणा, शील, ब्रह्मचर्य, यह सब जो आवश्यक तत्व थे वह सभी उस विद्यार्थी को अनुपालन करना होता था। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के जो विद्यार्थी थे वो अपने आप में चर्चित होते थे, उनके लिए गौरव की बात होती थी। उनका परिचय ही यह काफी था कि यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, इसी में उनका मान था, उनका परिचय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। यहाँ से जो पढ़कर विद्यार्थी निकलते थे वह कहीं भी राज दरबार में, कहीं भी देश विदेश के में सम्मान पाते थे, उनका उचित स्वागत होता था। उनकी विद्या, उनके अध्ययन पर किसी को भी संदेह नहीं होता था। लोग उन्हें विद्वान, लोग उन्हें शीलवान, विक्रमवान, शौर्यवान, चरित्रवान मानते थे। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। यहाँ किस किस पाठ्यक्रम की पढ़ाई होती थी? तो तंत्र विद्या की, व्याकरण की, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प, चिकित्सा, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार, ऐसे विद्याओं का यहाँ अध्ययन किया जाता था। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वर्ग व्यवस्था के लिए भी यहाँ अलग से आचार्य होते थे जो वर्ग को व्यवस्थित रखते थे। यहाँ का अध्यापन जो होता था वह किस भाषा में होती थी? संस्कृत में होती थी। संस्कृत भाषा में यहाँ पढ़ाई होती थी। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूं। अभी वर्तमान में इस विश्वविद्यालय पर काम हो रहा है। इस विद्यालय को के विशेषताओं को और भी उजागर करने का, प्रकाश में लाने का सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। पहले यह विश्वविद्यालय गुमनाम था, खोया हुआ था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अब सरकार का यह प्रयास किया जा रहा है कि इसका जो विशेषता है, जो गुण है, जो खूबियां हैं, उसे प्रकाश में लाया जाए और इसके बारे में लोगों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को बताया जाए। यहाँ पूरा तात्विक खनन भी हो रहा है, खुदाई भी हो रही है यहाँ।
पुरातात्विक खनन से मेरे प्रायः सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ खुदाई हो रही है, जिसमें यहाँ के जो भवन के दीवारें थी, जो इमारत थी, वह भी प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक चैत्य है, मतलब जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी एकत्रित होते थे, ध्यान करते थे सामूहिक रूप से, उसको चैत्य कहा जाता था। तो यहाँ पर एक विशाल जो 50 फीट ऊंची है और 73 फीट लगभग चौड़ी है, इतनी बड़ी इमारत चैत्य के रूप में प्राप्त हुई है। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ 4.5 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ पर पूर्वी और पश्चिम की जगह में खुदाई के दौरान पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। पद्म पाणी एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई हैं। एक सील का सत्यापन वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। यहाँ की अनेक चीजों के बारे में लोगों को जानकारी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यहाँ 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे, तो जहाँ भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 शिक्षार्थी, विद्यार्थी और 1,000 अध्यापक रहते थे। समझिए, महसूस कीजिए कि वह कितना बड़ा विश्वविद्यालय था, जहां पर देश विदेश के विद्यार्थी, प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ते थे। लेकिन यह विश्वविद्यालय आज खंडहर में बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे देश से आक्रमणकारी आकर इस गरिमामयी, प्रतिष्ठित, महत्वपूर्ण इस शिक्षा केंद्र को नष्ट कर डाले। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। तुर्क के आक्रमण के कारण यह जो विश्वविद्यालय था वह बर्बाद हो गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। तबाकत ये नासरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। इसकी बर्बादी का जो वर्णन है एक पुस्तक में तबाकत ए नासरी में मिलता है। धर्म स्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने इसके पतन का कारण लिखा है, जो बहुत ही मार्मिक तरीके से लिखा हुआ है कि कैसे इसको नष्ट किया गया, कैसे इसका ध्वंस किया गया। आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाएं तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। आप जब कभी भी विद्यार्थी शैक्षिक परिभ्रमण में जाते हैं, आप भी घूमने जाते होंगे ऐतिहासिक स्थलों पर, तो अगर कहीं आपकी योजना यात्रा की बनती है तो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय जरूर जाएं और यहाँ का जो अतीत है, यहाँ का जो वर्तमान में अभी जो भविष्य का बीज बोया जा रहा है, उसका जरूर अवलोकन करें, जरूर जानकारी प्राप्त करें। तो यह एक महान शिक्षा केंद्र था। यहाँ अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्ययन विद्यार्थियों को करना पड़ता था। जो जिस विद्या का था, उस विद्या में जो रुचि होती थी, उस विद्या का अध्ययन करता था। यह बहुत ही
उच्च स्तर का शिक्षा केंद्र था। आइए बच्चों, अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों कि विक्रमकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। तो विक्रमशिला इसका नाम क्यों पड़ा? तो विक्रमशिला में जनश्रुति यही है, किंवदंती यही है, यहां पर एक विक्रम नामक यक्ष रहता था, उसी की यह जगह थी और उसको दमन करके, उसको नष्ट करके, उसको हटा करके इस स्थान को एक विहार के रूप में विकसित किया गया, जो विक्रमशिला के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है बच्चों, विक्रमशिला कहां अवस्थित है? जैसा कि आपने सुना, विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में एक छोटा सा गांव है अंतिचक, वहीं पर यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? यहाँ मतलब किस किस विद्या का अध्ययन करना होता था? तो तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, शिल्प विद्या, चिकित्सा, सांख्य, वैशेषिक, जादू, चमत्कार, यही सब, अध्यात्म, विज्ञान, ये सब की विद्या यहाँ प्राप्त की जाती थी और यहाँ लोग आ करके ऐसी विद्याओं का अध्ययन करते थे। अगला प्रश्न है बच्चों, परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? अगर परिभ्रमण में आपको जाना है तो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय का चयन क्यों करेंगे? तो मैं यह प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं कि आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्यों जाना चाहेंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहां इसलिए जाना चाहेंगे कि यह बहुत ही उच्च स्तर का विश्वविद्यालय था, जहां पर 10,000 विद्यार्थी और 1,000 अध्यापक होते थे। यहाँ एक समृद्ध पुस्तकालय था। यहाँ पर देश विदेश से लोग विद्यार्थी के रूप में पढ़ने आते थे। इनका प्रवेश जो होता था विश्वविद्यालय में, साक्षात्कार के फल स्वरूप होता था। इन्हें प्रश्न और सवाल का सामना करना होता था और प्रश्न कौन करते थे? द्वार पंडित। इनके द्वार पर जो पंडित होते थे, जो आचार्य होते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का प्रवेश इसमें होता था। तो यह प्राचीन काल का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था। तो इसलिए इस स्थल को देखने का आप योजना बना सकते हैं। तो मैंने आपको हिंट्स कर दिया, आप इसके आधार पर इसका उत्तर लेकर लाएंगे। अगला प्रश्न है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो इस विद्यालय को आधुनिक बनाना जरूरी है। इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। इसका सबसे पहले तो जो सीमांकन है, कहां तक है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका सबसे पहले घेराबंदी हो। इसकी खुदाई हो। खुदाई में जो चीजें मिलें उसको म्यूजियम में रखा जाए ताकि लोग इसके बारे में जान सकें, समझ सकें। इससे से जुड़ी जो और भी पांडुलिपियां हैं जो लंदन में है, उसको भी यहाँ लाने का प्रयास किया जाए। इससे संदर्भित जितने भी आलेख हैं, जिन जिन ग्रंथों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में लिखा गया है, उनका संग्रह किया जाए, संकलन किया जाए। इसके बारे में खूब प्रचार प्रसार हो। यहाँ शैक्षिक परिभ्रमण में विद्यार्थियों को आने के लिए प्रेरित किया जाए। इसे एक सुंदर मनोरम स्थल के रूप में विकसित किया जाए। तो इस तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को आधुनिक स्वरूप में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तो तंत्र विद्या जो है वह बच्चों क्या है?
तंत्र विद्या एक विद्या है जिसमें एक तांत्रिक होता है जो मंत्र के द्वारा, कुछ गतिविधि के द्वारा, कुछ उपाय के द्वारा, क्रियाविधि के द्वारा वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो तंत्र विद्या मनोकामना पूर्ण करने की एक विद्या है जिसमें मंत्र का उपयोग होता है, जिसमें कुछ क्रियाविधि का उपयोग होता है, कुछ गतिविधि होती है। तो इस तरह से वह जो है तंत्र विद्या होता है। अगला है बच्चों यहां पर है एक क्रम है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। विश्वविद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। तो सबसे पहला है इसमें प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय के बाद प्रारंभिक विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय के बाद होगा माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के बाद होगा महाविद्यालय और महाविद्यालय के बाद होगा विश्वविद्यालय। तो ये 5 हैं विद्यालय के स्वरूप। तो पहला है प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय बच्चों यहां कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई होती है। प्राथमिक विद्यालय से आगे विस्तार होता है प्रारंभिक विद्यालय का। यहां पर कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के बाद क्रम है माध्यमिक विद्यालय का। यहां पर बच्चे 9th और 10th मतलब 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थी पढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालय के बाद बच्चों महाविद्यालय है। महाविद्यालय में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होती है। और महाविद्यालय के बाद है बच्चों, महाविद्यालय में कहीं 11वीं और 12वीं की भी पढ़ाई होती है और कहीं स्नातक की भी पढ़ाई होती है। इसके बाद का जो स्तर है वह है विश्वविद्यालय का। तो यह विश्वविद्यालय क्या है? यह विश्वविद्यालय है जहां स्नातक स्तर की पढ़ाई होती है, स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई होती है, शोधार्थी होते हैं। तो इस तरह से एक सबसे बड़ा, सबसे उच्चतम शिक्षा का जो सोपान है वह है विद्यालय। तो यह इसका क्रम है। अगला है बच्चों संधि के बारे में। तो आप इसमें संधि के कई शब्द हैं। तो यहां पर बच्चों संधि के बारे में मैं आपको कुछ बात करना चाहूंगा। तो संधि कहते हैं जैसे जब 2 स्वरों का या 2 व्यंजनों का या एक स्वर और एक व्यंजन का मेल होता है और मेल के बाद विकार उत्पन्न होता है, तो इसे ही हम कहते हैं संधि। मतलब जब 2 वर्णों का मेल, 2 अक्षरों का मेल जब होता है तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और जो उसे शब्द बनता है उसे संधि शब्द कहते हैं। और जो शब्द को हम अलग अलग करके देखते हैं, समझते हैं, तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे बच्चों विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, लेकिन यहां पर 2 शब्द हैं, विद्या और आलय। विद्या में आकार की मात्रा अंत में है तो यहां आ है, और आलय यहां भी आ है। तो आ स्वर और आ स्वर हो गया। यहां 2 स्वर थे, वहां 1 स्वर हो गया, तो हो गया इसका रूप विद्यालय। विद्या आलय
और या मिला दिए दोनों तो विद्यालय। आ दो स्वर वर्ण थे और जब मिल गए तो केवल एक आ स्वर रहा, एक विकार उत्पन्न हुआ, तो इसे हम कहेंगे संधि। और जब विद्यालय एक शब्द है उसको जब अलग अलग हम करेंगे, विद्या अलग आलय अलग, तो यह होगा संधि विच्छेद। तो संधि मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यह वर्ण कौन हो सकते हैं? तो दो स्वर हो सकते हैं, दो व्यंजन हो सकते हैं, या एक स्वर या एक व्यंजन हो सकता है। तो इस तरह से जो संधि विकार उत्पन्न होता है, स्वरूप बदल जाता है वर्ण का, तो इसे हम कहते हैं संधि। संधि बच्चों तीन प्रकार की होती है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि होता है जब दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। मतलब मेल किसका होगा? दो वर्णों का जो मेल होता है संधि में होता है। तो दो वर्ण कौन कौन रहेंगे? तो स्वर वर्ण रहेंगे। जब दोनों स्वर वर्ण रहेंगे तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। जैसे विद्यालय, विद्यालय में विद्या आलय, तो विद्या में आ स्वर, आलय में भी आ स्वर, आ स्वर मिले तो एक आ हुआ, तो दो स्वर वर्ण यहां मिले, तो यह विद्यालय में कौन संधि है? तो विद्यालय में है स्वर संधि। इसी तरह से विद्यार्थी, विद्यार्थी में विद्या और अर्थी, विद्या में आ स्वर, अर्थी में अ स्वर, आ और अ जब मिले तो आ बना, तो यहां भी दो स्वर का मेल हुआ, तो ये कौन संधि हुआ? ये हुआ स्वर संधि। दूसरा है बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? तो जब एक स्वर और एक व्यंजन हो या दोनों व्यंजन हो, तो जब मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे दिग्गज, दिग्गज में दिक क हलंत है और गज है, तो क हलंत तो ग मिले तो ग हो गया दिग्गज। तो इस तरह से जो दोनों व्यंजन यहां पर मिले तो यह हुआ व्यंजन संधि। तीसरा है बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण मिलते हैं और जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे मनोरथ, तो मनोरथ को हम अलग संधि विच्छेद करेंगे तो मनः और रथ, तो मनः में न के बाद विसर्ग है और रथ है, तो विसर्ग और अ मिले तो ओ हो गए, तो मनोरथ हो गया। तो यहां पर बच्चों ये विसर्ग संधि हो। तो संधि कितने? तीन प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोनों स्वर वर्णों का मेल होगा, व्यंजन संधि में एक स्वर और एक व्यंजन होंगे या दोनों व्यंजन होंगे, और विसर्ग संधि में एक विसर्ग होगा और दूसरा स्वर या व्यंजन होगा। तो इस तरह से विसर्ग संधि होगा। आपके पाठ्य पुस्तक में बच्चों यहां पर है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको संधि विच्छेद कर को उनमें कौन संधि है यह पहचान करना है। तो शब्द है बच्चों अतिशयोक्ति, सर्वाधिक, परीक्षा, उल्लेखनीय, पुस्तकालय, शोधार्थी, विद्यार्थी, प्रत्येक, नवागत, उच्चादर्श, नामांकित
और अवलोकितेश्वर, यह सब शब्द हैं। तो इसमें कौन कौन संधि है? तो पहला है बच्चों अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति में है अतिशय और उक्ति। तो य में भी अ है और उक्ति में भी उ है, तो अ और उ मिलके ओ हो गए, यो हो गया। तो यहां पर कौन संधि है? इसमें स्वर संधि है। सर्वाधिक, सर्व जोड़ अधिक। तो सर्व में भी अंत में अ है और अ है, तो अ और अ मिले तो क्या हो गए? आ। तो सर्वा हो गया, सर्वाधिक। ये क्या हो गया? स्वर संधि। देखिए मैंने आपके लिए लिख कर लाया है। अतिशयोक्ति, अतिशय जोड़ उक्ति। य में अ है और उ है, अ और उ जोड़ हुआ तो ओ हो गया। तो ये अतिशयोक्ति में स्वर संधि है। फिर है सर्वाधिक। तो सर्व जोड़ अधिक। सर्व में अंत में अ है और फिर अधिक में अ है, अ मिले तो आ होंगे, सर्वाधिक। यह भी है क्या? स्वर संधि है। अगला है परीक्षा। तो परीक्षा में परि जोड़ इच्छा। यहां ई और ई दोनों मिले तो बड़ी ई हो गया, तो ई और ई मेल से ई हुआ, तो परीक्षा में कौन है संधि? स्वर संधि है। अगला है उल्लेखनीय। तो उल्लेखनीय में बच्चों उत जोड़ लेख। तो त जो है बच्चों वो क्या है? व्यंजन है, और ले है तो यह भी क्या है? व्यंजन है। तो उत्त लेख, उल्लेख, तो इसमें बच्चों व्यंजन संधि है। अगला है बच्चों पुस्तकालय। तो पुस्तक में क में अ की मात्रा है और कालय आ, अ जोड़ आ हो गया पुस्तकालय, इसमें स्वर संधि है। अगला है शोधार्थी। तो शोध और अर्थी, ध में भी अ है की मात्रा है, में भी अर्थी में अ मात्रा है, ओ दोनों जुड़े तो आ हो गया, तो शोधार्थी, इसमें भी स्वर संधि है। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी। विद्या में अंत में आ मात्रा है और अर्थी में अ मात्रा है, आ और अ दोनों स्वर मिले तो आ हो गया, विद्यार्थी, इसमें स्वर संधि है। फिर है प्रत्येक। प्रति जोड़ एक। प्रति में ई की मात्रा और ए, ई और ए ये हो गया, तो ये भी स्वर संधि है। नवागत। नवागत में नव जोड़ आगत। नौ में भी अ है मात्रा अंत में और आ मिले तो आ हो गया, तो नवागत हो गया। अगला है उच्चादर्श। उच्चादर्श में उच्च च है, च में अ की मात्रा है और आदर्श में आ की मात्रा है, अ और आ हुए तो आ हो गए, उच्चादर्श हो गया। नामांकन है। नामांकित। नामांकित में नाम और अंकित, म में भी क्या है? अ है और अंकित में भी अ है, अ मिले तो आ हो गया, नामा, नामांकित हो गया, तो स्वर संधि है। तो इस तरह से बच्चों ये संधि है। इसमें बच्चों और भी कई शब्द हैं जो जिनमें संधि स्पष्ट देखने को मिलता है। मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं कि आप ऐसे अन्य शब्दों को भी ढूंढेंगे जिनमें संधि हो, और उनमें कौन से संधि हैं इसकी पहचान करना होगा। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। तो इस तरह से मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। बच्चों इस पाठ में व्याकरण का एक और अंग है, पक्ष है, वह है समास का। तो समास के बारे में हम लोग आज नहीं अगले दिन पढ़ेंगे। बच्चों इस स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार हुए। आपको इस पाठ में से अन्य शब्द को भी ढूंढना है जिनमें संधि हो, और उनमें कौन संधि है यह भी पहचान करनी है आपको। तो बच्चों ये आपको गृह कार्य के लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं। बच्चों अब मैं यह कक्षा यही समाप्त करूंगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।